तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कल के लेक्चर में हम लोग देख रहे थे थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। अगर आपको याद आ रहा हो लास्ट लेक्चर की बातें, तो मैंने बताया था कि इसको हम लोग ANSI आर्किटेक्चर या SPARC, जिसका नाम हमने बताया था अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट एंड स्टैंडर्ड्स प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट कमेटी, ये सारे नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। थोड़ा सा एक बार मैं जल्दी से रिवीजन करवा देता हूँ लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने देखा था कि मैं बता रहा था कि क्यों हम लोग इसको थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर ही बोलते हैं, या हम लोग थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर क्यों पढ़ते हैं। तो अगर आपको याद हो तो हमें डेटाबेस में क्या क्या करना है। एक जगह हमारा फिजिकल डेटाबेस स्टोर होगा, मतलब एक ऐसी लोकेशन होगी जहां पे डेटाबेस स्टोर होगा। डेटा को स्टोर जहां हम करते हैं, इस डेटा का मॉडलिंग और हमको इसका कॉन्सेप्चुअल डिजाइन करना पड़ेगा। डेटाबेस का इंप्लीमेंटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, डेटाबेस अगर बना है तो उसको हम लोग इंप्लीमेंट जरूर करेंगे। और एन नंबर ऑफ यूजर्स या यूजर्स कह लीजिए, यूजर्स जो होते हैं उनके लिए ये डेटाबेस डिजाइन होता है। तो ये टोटल तीन ही काम है हमारे पास, तो इसीलिए हम लोग थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर, वी हैव टू डन थ्री वर्क्स, दैट्स व्हाई वी स्टडी थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। तो ये सारे तो लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी हो चुका है, हम लोग इंटरेस्टेड हैं आगे रिवीजन में, सॉरी आगे मतलब ये रिवाइज करवा रहा था मैं, आगे हम लोग इंटरेस्टेड हैं थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर में। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर में अगर मैं बनाना चाहूं तो आप ये समझिए कि एक तो डेटाबेस होगा, सॉरी डेटाबेस नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल स्टोरेज सिस्टम। आपका डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होगा किसी डिस्क में, अगर वो या तो हार्ड डिस्क हो सकती है, या वो कोई एक्सटर्नल डिस्क हो सकती है, या कोई मैग्नेटिक डिस्क हो सकती है। तो ऐसी जगह पे आपका डेटा जो होगा, एक्चुअल डेटा वो स्टोर्ड होगा। एक्चुअल डेटा का मतलब है जैसे स्टूडेंट डेटा अगर बनाया है तो स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, एक्सेट्रा जो भी चीजें हम लोग एंटर करते हैं, वो सारा कहीं ना कहीं फिजिकल स्टोरेज में स्टोर होगा। ठीक है, ये जहां स्टोर होगा डेटा, तो इस डेटा को स्टोर करने के लिए और इस मेमोरी लोकेशंस को सेट करने के लिए, या इसको हम एक्सेस कर सकें, हम लोग जो स्कीमा डिजाइन करते हैं उसको हम लोग इंटरनल स्कीमा बोलते हैं। अब भाई अगर कहीं डेटा स्टोर है जाके मेमोरी में, तो उसका कोई ना कोई स्टोरेज ऐसा होगा जो कंट्रोल कर रहा होगा, तो इसको कंट्रोल करने वाला जो होता है दैट इज कॉल्ड इंटरनल स्कीमा। इसको इंटरनल स्कीमा या फिजिकल लेवल स्कीमा भी बोलते हैं। यहाँ पे ऐसे इंडेक्सिंग या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उनकी हेल्प से हम लोग डेटा यहाँ पे स्टोर करा रहे होंगे। ये जो इंटरनल स्कीमा है, ये इंटरनल स्कीमा जो है ये बनी होगी जो डेटाबेस हमने डिजाइन किया हुआ है उस डेटाबेस के बेसिस पे, यानी कि डेटाबेस डिजाइन का मतलब है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। डिजाइन या इंप्लीमेंटेशन आप ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड है इसके लिए, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा की हेल्प से हम लोग इंटरनल स्कीमा में डेटा भेजते हैं, और इंटरनल स्कीमा जो फिजिकल स्टोरेज में स्टोर करता है, या फिर हमें जब डेटा को फेच करना होता है तो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा से के बेसिस से इंटरनल स्कीमा को रिक्वेस्ट जाती है। अभी कैसे होती है अभी हम डिटेल में देखते हैं। और उसके बाद ये डेटाबेस इंप्लीमेंट हो गया, डेटा स्टोर हो गया, डेटाबेस एग्जिस्ट करता है। इसके बाद एक चीज है हमारी, जो एन यूजर्स होंगे, अलग अलग एन नंबर ऑफ यूजर्स हो सकते हैं, हर यूजर का अपना एक व्यू होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल लेवल स्कीमा या यूजर लेवल। एक्सटर्नल व्यू 1, एक्सटर्नल व्यू 2 एंड सो ऑन। इस तरीके से करते हुए एन व्यूज होंगे हमारे, एन नंबर ऑफ यूजर्स हैं। ठीक है, तो ये हर व्यू जो है ये कंसेप्चुअल स्कीमा से, हर व्यू जो होगा वो कंसेप्चुअल स्कीमा से कनेक्टेड होगा या इंटरैक्ट करेगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ये यूजर 1 का व्यू है, ये यूजर 2 का व्यू है। व्यू या पर्सपेक्टिव जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं वो चीज, सॉरी ये यूजर n होगा इस तरीके से। अब ये है एक्सटर्नल लेवल, ये है कॉन्सेप्चुअल लेवल, और ये है इंटरनल लेवल। ठीक है, अब इंटरनल स्कीमा क्या करेगा। इंटरनल लेवल जो है, इंटरनल लेवल के लिए एक इंटरनल स्कीमा होगा जो फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, और ये कौन सा डेटा मॉडल यूज करेगा, इंटरनल स्कीमा जो है ये फिजिकल डेटा मॉडल को यूज करेगा। दिस विल यूज फिजिकल डेटा
मॉडल। इंटरनल स्कीमा विल यूज फिजिकल डेटा मॉडल। जो हम लोग 3 डेटा मॉडल पढ़े थे उसमें से ये फिजिकल डेटा मॉडल को यूज करेगा, फिजिकल डेटा मॉडल को यूज करेगा। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा कॉन्सेप्चुअल लेवल पे होगा। ये जो भी डेटाबेस का ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा, जैसे कौन कौन से टाइप्स हैं हमारे डेटा टाइप्स, कितने कॉलम्स हैं और किस कॉलम का क्या कंस्ट्रेंट है, किस रिलेशन का किसके साथ क्या कंस्ट्रेंट है, ये सारी चीजें यहाँ पे कंसेप्चुअल स्कीमा में डिस्क्राइब होती हैं। कंसेप्चुअल स्कीमा में जैसे एंटिटीज, डेटा टाइप्स, रिलेशनशिप, यूजर ऑपरेशंस, कंस्ट्रेंट्स, ये सारी चीजें यहाँ पे कंसेप्चुअल स्कीमा में डिस्क्राइब होते हैं। उसके बाद है एक्सटर्नल स्कीमा, जो एक्सटर्नल लेवल पे है, जो यूजर्स का व्यू या यूजर्स के पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है। हर यूजर का अपना पर्सपेक्टिव होगा, एन यूजर होंगे तो एन पर्सपेक्टिव होगा और एन उसके व्यूज होंगे, उसको ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब इसमें जरा कुछ चीजें हमें समझने वाली हैं कि ज्यादातर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, ज्यादातर डीबीएमएस, ये इसको जरूरी नहीं है कि ये 3 स्कीमा आर्किटेक्चर को फॉलो करें, इसी तरीके से एकदम डिस्क्रीट व्यू प्रेजेंट करें कि फिजिकल लेवल अलग, कॉन्सेप्चुअल लेवल अलग और एक्सटर्नल लेवल अलग, इस तरीके से करें ज्यादातर डेटाबेस। मोस्ट जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं वो इन चीजों को, ये जो टास्क हो रहे हैं, 3 अलग अलग स्कीमा हमने बना के तीनों में अलग अलग जो टास्क बताए, ये टास्क करेंगे तो, बट अलग अलग करेंगे ऐसा जरूरी नहीं। मोस्टली जो डीबीएमएस होते हैं वो इन दोनों को एक साथ रखना चाहते हैं, कॉन्सेप्चुअल और एक्सटर्नल को एक साथ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, बट कुछ ना कुछ एक्सटेंट तक, कुछ ना कुछ लेवल तक उनको कुछ चीजें अलग रखनी पड़ती है। कंप्लीटली पूरी तरीके से अलग रहे ना रहे, बट कुछ एक्सटेंट तक अलग उनको रखना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि मोस्ट डीबीएमएस जो है ये यूजर व्यू और कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को एक साथ रखना चाहते हैं। अब कोई ऐसा भी हो सकता है कि तीनों को अलग अलग रखे, या कोई इन दोनों को एक साथ रखे और इसको एक अलग रखे, बट ये टास्क जितने भी होने हैं ये सारी चीजें हर डीबीएमएस में होगी जरूर। अब जरा एक चीज हमें और देखनी चाहिए इसमें, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में कुछ चीजें बना रखी हैं और इंटरनल स्कीमा में कुछ चीजें बना रखी हैं, दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस की हेल्प से हमने इंप्लीमेंट कर रखा है, अलग अलग तरीके से बना रखा। जब इसको यहां से कम्युनिकेट करना होगा तो कैसे करेगा? ये कम्युनिकेशन जो होता है ये मैपिंग के थ्रू होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैपिंग। और इन दोनों के बीच, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा और इंटरनल स्कीमा के बीच जो मैपिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल इंटरनल मैपिंग। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल इंटरनल मैपिंग। इन दोनों के बीच जो मैपिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग। ठीक है, अब ये डायग्राम थोड़ा सही से आप लोग समझेंगे और सही से बनाएंगे, क्योंकि बार बार हम इसको रेफर करेंगे अभी आने वाले 1-2 लेक्चर्स तक, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये मैपिंग क्या करता है? जैसे मैपिंग का मतलब ये है कि जैसे कॉन्सेप्चुअल स्कीमा से अगर कोई रिक्वेस्ट आई तो उसको इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत पड़ती है, तो मैपिंग उसको ट्रांसफॉर्म करता है। अच्छा, मैपिंग की एक और बात है यहाँ पे समझने लायक कि मैपिंग जो होता है बहुत अपने आप में टाइम टेकिंग होता है। मैपिंग जो होता है वो बहुत टाइम टेकिंग होता है, इसलिए अगर कोई छोटा डीबीएमएस है जो कुछ बहुत छोटे छोटे डेटाबेसेस को जो सपोर्ट करता है, इस टाइप का है, तो वो इन मैपिंग्स को एक्सप्लिसिटली इंप्लीमेंट नहीं करता, क्योंकि वो आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली बात हो जाएगी कि कम उसमें और ज्यादा मेहनत पड़ जाएगी या ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो बट जो बड़े लार्ज डीबीएमएस हैं जो बड़े बड़े डेटाबेसेस को सपोर्ट करने वाले हैं, उनमें मैपिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा से जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसको इंटरनल स्कीमा के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो यूजर जो अपनी रिक्वेस्ट भेजेगा अपने फॉर्म में, या यूजर के व्यूज का जो भी चीजें होंगी उसको जो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा के टर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो उसके लिए हम लोग एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग यूज करेंगे और इसके लिए कॉन्सेप्चुअल इंटरनल मैपिंग यूज करेंगे। चलिए, ये तो बात हो गई हमारे 3 स्कीमा आर्किटेक्चर की। अब हम लोग एक नेक्स्ट पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं, नेक्स्ट क्या इसी में कनेक्टेड ही है, हम लोग बार बार इस डायग्राम पे आएंगे, डेटा इंडिपेंडेंस। अब ये डेटा इंडिपेंडेंस क्या है? जैसे हम सबसे पहले तुम जरा एक एग्जांपल लो, लाइब्रेरी वाला एक दिन हमने जो लिया था, अगर तुम्हें याद हो तो लाइब्रेरी वाला मैंने एग्जांपल लिया था कि एक ये लाइब्रेरी है जिसमें 5 स्ट्रीम्स के, जैसे मान लो सपोज करो ये कंप्यूटर साइंस हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये मैकेनिकल हो गया, ये सिविल हो गया और ये इलेक्ट्रिकल हो गया, ये CS, EC, ME, सिविल और इलेक्ट्रिकल, ये 5 स्ट्रीम्स हैं और इन 5 स्ट्रीम्स की 30,000 बुक्स हैं। ऐसा मैंने कुछ एग्जांपल लिया था, 30,000 बुक्स हैं और उसमें हमने बताया था कि जो स्टूडेंट है जो बुक बैंक लेने जाता है, स्टूडेंट वो एंड यूजर है
और जो बुक्स जो रखी हुई हैं वो एकदम फिजिकल लेवल जहां लाइब्रेरी में रखी हुई हैं, दैट इज वो मेमोरी के फिजिकल लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो लाइब्रेरी स्टाफ है जो उसको मैनेज करने वाला है, दैट इज कंसेप्चुअल, वही एक्चुअली इंप्लीमेंट करता है कि लाइब्रेरी का जो रूम है या लाइब्रेरी का जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है वहां पे कौन सी बुक किधर रहेगी, किस डिपार्टमेंट की बुक किधर रहेगी, क्या क्या कैसे होगा। तो डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब है कि अगर किसी दिन लाइब्रेरी के जो बुक्स रखी हैं, जैसे मान लो ये फर्स्ट सेल्फ है, फर्स्ट सेल्फ में कंप्यूटर साइंस की बुक रखी है, सेकंड में ईसी की रखी है, इसी तरीके से थर्ड में मैकेनिकल की, फोर्थ में सिविल की और फिफ्थ में इलेक्ट्रिकल की। इनमें 4 कॉलम बना लिया हमने ईयर का, हर ब्रांच में 4 ईयर होते हैं। मान लो फर्स्ट ईयर को मैं कॉमन मानते हुए सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ले लेता हूं। यहाँ पे सेकंड ईयर की है, यहाँ पे थर्ड ईयर की है, यहाँ पे फोर्थ ईयर की है, इस तरीके से बुक्स रखी हुई है। तो डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन या किसी दिन लाइब्रेरी वाले इसके ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर दें, मतलब ये बुक्स उठा के इधर की इधर, इधर की इधर रख दें और इस पे इफेक्ट ना पड़े, लाइब्रेरी वालों की मेहनत पे या उनके समझ में कोई फर्क ना पड़े, ये इससे इंडिपेंडेंट रहे, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल या डेटा इंडिपेंडेंस की। मतलब फिजिकल लेवल जो है वो इससे इंडिपेंडेंट है। हम जब फिजिकल लेवल में चेंज करते हैं तो कॉन्सेप्चुअल लेवल में चेंज नहीं होता। ठीक है। दूसरा उसके बाद ये हो सकता है कि जैसे कॉन्सेप्चुअल लेवल का मतलब ये है कि जैसे तुम्हें उन्होंने एक कार्ड दिया है, कार्ड पे तुम्हारा जैसे उन्होंने बोला है कि 4 डिजिट का स्टूडेंट नंबर हम एक रखेंगे और उसी स्टूडेंट नंबर से तुम्हें इशू होगा, रेड कलर का कार्ड दिया हुआ है। अचानक से उन्होंने कुछ अपना इंप्लीमेंटेशन स्कीम चेंज किया बुक्स का, और बुक्स इधर की उधर की कुछ बुक्स घटाई कुछ बढ़ाई, और तुम पे इसका फर्क नहीं पड़ रहा है, तुमको ये पता नहीं चल रहा है, तुम्हें बस यही पता है कि नहीं 30,000 बुक्स हैं, 30,000 बुक्स हैं, उसमें से हमारा है हमारे स्ट्रीम का 5 स्ट्रीम से तो 6,000 बुक्स हैं, हमको वही बुक्स लेनी है, तुम्हें जो बुक चाहिए वो मिल जाए। तो ये चीज जहां पे होती है उसको हम लोग बोलते हैं डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब है कि किसी लोअर लेवल पे अगर कोई चेंज हो रहा है तो हाई लेवल स्कीमाज में कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन इसमें एक सबसे देखने वाली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जानते हो जैसा कि ऐसा प्रैक्टिकल में अचीव करना डेटा इंडिपेंडेंस कंप्लीटली, जैसा हमने ये बोला कि अगर यहाँ कोई चेंज कर दे, और प्रैक्टिकल में हम लोग ये देख रहे थे कि किसी एक लोअर लेवल पे हम ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करें और उसका इंपैक्ट हायर लेवल स्कीमास पे ना पड़े, तो इसको हम लोग बोल रहे थे डेटा इंडिपेंडेंस, इसको हम लोग बोल रहे थे डेटा इंडिपेंडेंस। और इस एग्जांपल से लाइब्रेरी वाले हमने देखा। बट तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, practically it is not possible to achieve 100% डेटा इंडिपेंडेंस। प्रैक्टिकली 100% डेटा इंडिपेंडेंस अचीव करना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि भाई आप अगर फिजिकल लेवल पे कुछ चेंज करेंगे तो हो सकता है उसका कुछ इंपैक्ट कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आ जाए। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मान लो बुक्स बदल दी गई, पहले किसी XYZ राइटर की बुक्स थी और उसके बाद ABC राइटर की बुक आ गई, तो यूजर व्यू जाहिर सी बात है बदल जाएगा, इस तरीके की चीजें होंगी। तो कहीं पे ये 100% तो पॉसिबल नहीं है, बट एक लेवल तक हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो डेटा इंडिपेंडेंस को हमने ये देखा कि इट इज अ कैपेसिटी, डेटा इंडिपेंडेंस इट इज द कैपेसिटी to change the schema, capacity to change the schema at one level of a database system without having to change the schema, without having to change the schema at next higher level, ठीक है, ये है। अब जरा हम लोग इसमें देखें कौन कौन से तरीके के, जैसे 3 लेवल हैं टोटल 3 लेवल हैं, तो जरा एक बार इसको देख लो फिर से। टोटल 3 लेवल हैं तो 2 तरीके के डेटा इंडिपेंडेंस होंगे। अगर हम फिजिकल लेवल पे कोई चेंज करते हैं और उसका इंपैक्ट कॉन्सेप्चुअल और एक्सटर्नल लेवल पे नहीं पड़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। और अगर हम कोई कॉन्सेप्चुअल लेवल पे चेंज करते हैं और उसका इंपैक्ट एक्सटर्नल लेवल पे नहीं पड़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब ये हुआ कि ये लेवल जो है इस लेवल के चेंज से इंडिपेंडेंट है। जो एक्सटर्नल लेवल है ये लेवल, ये इसके चेंज से इंडिपेंडेंट है। फिजिकल कॉन्सेप्चुअल डेटा इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है कि ये लेवल जो है इससे इंडिपेंडेंट है। तो हम लोग एक एक करके जरा देखते हैं। तो सबसे पहला लिखो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। सबसे पहले हम लोग डेटा इंडिपेंडेंस में देखते हैं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस ये क्या है?
लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि इट इज द कैपेसिटी टू चेंज द conceptual schema without having to change external schemas. And this is called logical data independence. ठीक है, अब क्या क्या ऐसा काम हो सकता है जरा हम लोग देखते हैं। जैसे कॉन्सेप्चुअल लेवल पे क्या हो सकता है, हम लोग डेटाबेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। स्कीमा इवोल्यूशन लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, स्कीमा इवोल्यूशन देखा था ना, जिससे हम डेट ऑफ बर्थ ऐड किए थे, याद आ रहा होगा आप लोगों को कि उसमें हमने बोला था उसको हम लोगों ने देखा था वहां, टू चेंज द एक्सटर्नल स्कीमास, एक्सपैंड द लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस हम लोग देख रहे थे। उसमें हम लोग डेटाबेस को क्या क्या कॉन्सेप्चुअल लेवल पे क्या क्या चेंज हो सकता है वो देखते हैं। जैसे एक्सपैंड द डेटाबेस, जैसे हम कोई स्कीमा इवोल्यूशन कर दें, कोई नई फील्ड ऐड कर दें, जैसा लास्ट लेक्चर में बताया था, जैसे कि हम डीओबी बाद में जाके ऐड कर दें। ठीक है, हम किसी रिकॉर्ड टाइप है या दो रिलेशंस के बीच में लगा हुआ कंस्ट्रेंट है, उस कंस्ट्रेंट को चेंज कर दें, उस कंस्ट्रेंट्स को चेंज कर दें। ये कर सकते हैं हम लोग डेटाबेस को रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस द डेटाबेस, रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को रिमूव कर दें या स्कीमा से किसी पर्टिकुलर आइटम को डिलीट कर दें। हम लोग इस तरीके से हम लोग डेटाबेस को रिड्यूस कर सकते हैं। अब रिडक्शन के केस में थोड़ा सा हमको ये सावधानी बरतनी पड़ती है या सावधान रहना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो, रिडक्शन के केस में कहीं ऐसा ना हो लोग कोई फील्ड डिलीट कर सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो इस केस में, जब रिडक्शन के केस में जरा हम लोगों को केयरफुल रहना होगा कि एक्सटर्नल स्कीमा जो, अब जैसे कि कोई फील्ड हमने डिलीट किया तो जो भी उसके बाद बचा हुआ फील्ड है या बचे हुए डेटा है, उसका जो एक्सटर्नल स्कीमा होगा वो दैट शुड बी अनअफेक्टेड, वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करता है, अगर लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करता है, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर फुल्ली सपोर्ट करता है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस को, तो इसके टर्म में समझो कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कंसेप्चुअल लेवल पे चेंज करेंगे तो हमको केवल मैपिंग चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है ना, केवल व्यू डिफिनीशन और मैपिंग। हम लोगों को अगर कॉन्सेप्चुअल लेवल पे डेटा चेंज करेंगे और ये डीबीएमएस जो है हमारा लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस को सपोर्ट कर रहा है, तो हमको क्या चेंज करना पड़ेगा, केवल ये जो मैपिंग है, मैपिंग चेंज करनी पड़ेगी और एक्सटर्नल व्यू चेंज करना पड़ेगा, और कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा अगर ऐसा डीबीएमएस है जो कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस है वो है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। सेकंड है जो वो है दैट इज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या है? फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, इट इज द कैपेसिटी टू चेंज द इंटरनल स्कीमा, to change the internal schema without having to change the conceptual and external schemas। अच्छा, जैसे हम लोग लास्ट वाले में, अभी पीछे वाले में देखा हमने लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में कि जब हम कंसेप्चुअल स्कीमा को चेंज कर रहे थे तो उसका इंपैक्ट एक्सटर्नल लेवल पे या एक्सटर्नल स्कीमा पे ना पड़े, यही केवल हम देख रहे थे। यहाँ पे जब फिजिकल में हम चेंज करेंगे, यहाँ पे देखो फिर से जरा इस वाले डायग्राम में देखो, अगर हम फिजिकल लेवल में कुछ चेंज करेंगे, इस पे अगर हम चेंज करेंगे, यहाँ पे कोई हम चेंज करेंगे तो उसका इंपैक्ट, क्योंकि ये एक बिल्डिंग के जैसा, इमारत का जो नींव होता है ना, जो बेस, बिल्डिंग का बेस, वो है फिजिकल स्कीमा। अगर हम यहाँ पे इंटरनल स्कीमा में चेंज करेंगे तो इन दोनों पे इंपैक्ट आने के चांसेस हैं। इसीलिए हम लोग जो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस को बोलते हैं
कि अगर फिजिकल लेवल पे कोई चेंज करें तो ना तो कंसेप्चुअल लेवल पे उसका इंपैक्ट आए और ना ही एक्सटर्नल लेवल पे उसका इंपैक्ट आए। तो इसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। अच्छा, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में जरा हम लोग ये देख लें कि कौन कौन सी वो चीजें हैं जिसको चेंज किया जा सकता है, किन किन चीजों को हम लोग चेंज करेंगे, फिजिकल लेवल पे क्या क्या काम हो सकता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग डेटा का रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इज पॉसिबल। किस लिए ये क्यों करते हैं? फॉर इंप्रूव द परफॉर्मेंस जो भी हमारा डेटाबेस है उसका परफॉर्मेंस रिट्रीव का या अपडेट का, इसका परफॉर्मेंस रिट्रीवल एंड अपडेट का, उसके लिए हम डेटा को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं हम लोग। जैसे जरा रीऑर्गेनाइजेशन को जरा और डिटेल में देखें हम लोग आके, जरा यहाँ पे इस लाइब्रेरी वाले एग्जांपल में हम आते हैं। लाइब्रेरी वाले एग्जांपल में जैसे पहले रीऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, जैसे पहले हमने ये बुक्स ऐसे ऐसे रखी हैं, सीएस का सेकंड ईयर फोर्थ ईयर, अब थोड़े दिन बाद कोई नया लाइब्रेरी का इंचार्ज आ जाए और वो इंचार्ज करे कि नहीं, जब सेकंड ईयर के बच्चे बुक बैंक की बुक लेने आते हैं तो एक साथ आते हैं, तो एक स्लॉट में आप यहाँ पे इसको हम सीएस ना बोल के इसको हम सेकंड ईयर बोल दें, ऐसे कर दें और इसको सीएस कर दें इस तरीके से, तो सेकंड ईयर वाले स्लॉट में हर ब्रांच का सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर वाले स्लॉट में हर ब्रांच का थर्ड ईयर का। ये रीऑर्गेनाइजेशन किया क्यों? क्योंकि वो उनका ये कहना है कि सेकंड ईयर के बच्चे एक साथ आते हैं बुक बैंक लेने, तो बार बार उधर से इधर उठा के देने में परेशानी होती है, तो ऐसा इससे बचने के लिए हम ऐसे रीऑर्गेनाइजेशन करते हैं। अच्छा, रीऑर्गेनाइजेशन करने से एंड यूजर पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा लाइब्रेरी स्टाफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको बुक उठा के वैसे ही देनी है, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। एक्सटर्नल स्टूडेंट को अभी पता है कि 30,000 बुक्स हैं, 6 स्ट्रीम्स की बुक है, तो इनके भी उस पर नहीं फर्क पड़ा। तो इस टाइप की चीजें हैं जो फिजिकल स्कीमा में हम चेंज कर सकते हैं और उसका ऐसे इंपैक्ट पड़ता है एक्सटर्नल पे और कॉन्सेप्चुअल पे। ठीक है, तो अगर रीऑर्गेनाइजेशन में अब फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का ये होना चाहिए बेनिफिट कि अगर रीऑर्गेनाइजेशन के बाद डेटा नहीं बदलता, अगर डेटा इज सेम, रीऑर्गेनाइजेशन के बाद डेटा में कोई चेंज नहीं आता, तो जो हमारा एक्सटर्नल और कॉन्सेप्चुअल स्कीमा है ये दोनों पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यहां पे एक्चुअल डेटा में कोई चेंज नहीं आया है, बस केवल उसका ऑर्गेनाइजेशन चेंज किया गया है, उसको रीऑर्गेनाइज किया गया है किसी न किसी बेनिफिट को गेन करने के लिए। अब जरा हम लोग कुछ चीजें देखते हैं, इनको पॉइंट वाइज आप ऐसा कह लो कि समझ लो कि नोट में बना लो और एक एक करके हम लोग देखते हैं। जैसे फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस जो है वो मोस्ट ऑफ द डीबीएमएस सपोर्ट करते हैं। जैसे इसमें हम पॉइंट वाइज लेते हैं नोट में, सबसे पहला हम लोग देखते हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज सपोर्टेड बाय मोस्ट डीबीएमएस। ज्यादातर डीबीएमएस फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो सिस्टम व्यू है, हम लोग सिस्टम व्यू को यूजर व्यू से हमेशा सेपरेट रखना चाहते हैं, सिस्टम व्यू को यूजर व्यू से सेपरेट रखना चाहते हैं, इसीलिए ये देना भी पड़ता है कि जब इसको सेपरेट रखना है तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस तो होना ही है। ठीक है, अब जरा लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है उसको हम लोग देखें कि हमने क्या क्या बताया कि लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में पॉसिबिलिटी थी यहाँ पे कि हम डेटाबेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट्स को चेंज कर सकते हैं, डेटाबेस को रिड्यूस कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड को, ये सारे काम अगर ऐसा आप कर रहे हैं और एक्सटर्नल स्कीमा चेंज ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेस प्रोबेबिलिटी टू नॉट चेंज एक्सटर्नल व्यू या एक्सटर्नल स्कीमा। तो यहां पे जब हम पॉइंट में मेंशन करेंगे तो फिजिकल स्कीमा तो मोस्टली डीबीएमएस में सपोर्ट होता है क्योंकि यूजर और सिस्टम व्यू को हम लोग अलग अलग रखते ही हैं, तो सिस्टम्स का अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। तो बट लॉजिकल जो डेटा इंडिपेंडेंस है, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज हार्डर टू अचीव, क्योंकि इसमें ये बहुत डिफिकल्ट काम है कि आप डेटाबेस का कॉन्सेप्चुअल स्कीमा चेंज करें और उसका इंपैक्ट लॉजिकल पे ना पड़े। तो हार्डर टू अचीव का मतलब ये नहीं समझिए कि हो ही नहीं सकता है, होता है,
बट आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, या तो फिर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, या आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स रखनी पड़ेंगी कि बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर चीजें रखनी पड़ेंगी, तब जाके ये अचीव हो पाएगा। ठीक है, अब इसमें मैपिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मैपिंग का इंपॉर्टेंट रोल ये है कि जब हम एक लेवल पे स्कीमा को चेंज करते हैं, स्कीमा एट वन लेवल इज चेंज्ड, अगर किसी एक लेवल पे स्कीमा चेंज होती है और अदर लेवल पे उसका इफेक्ट ना पड़े, अदर लेवल अनअफेक्टेड, तो बीच में जब अब हमें नया कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना होगा या डेटा रिट्रीव करना होगा, तो यहां पे मैपिंग का इंपॉर्टेंट रोल है। मैपिंग ही हमें ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है दो लेवल्स के बीच में। हमको केवल मैपिंग और उसके जो रेफरेंसेस हैं उनको केवल चेंज करना पड़ता है कैटलॉग में जाके। मैपिंग जो है कैटलॉग, डेटा कैटलॉग में मैपिंग रहता है और उसके रिलेशंस को हमें केवल जाके उसके रिलेटेड चीजों को चेंज करना होता है और कुछ भी नहीं करना रहता। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा आज के लेक्चर में कि सबसे पहले एक थोड़ा रिवीजन टाइप का हो जाए। हमने देखा सबसे पहले थ्री आर्किटेक्चर स्कीमा, हम लोग 3 स्कीमा आर्किटेक्चर देख रहे थे। 3 स्कीमा आर्किटेक्चर में कैसे कॉन्सेप्चुअल इंटरनल मैपिंग और ये एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग, ये सारी चीजें देखे हम लोगों ने। डेटा इंडिपेंडेंस को देखा कि ये स्कीमा का काम है या स्कीमा की मदद से हम लोग डेटा इंडिपेंडेंस को अचीव करते हैं। और उसके बाद हमने देखा है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, फिर फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, और फिर किसको कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है, या किसको करना टफ है किसको करना ईजी है। तो इस लेक्चर में हमने आज ये सारी चीजें देखी हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डेटाबेस लैंग्वेजेस को, कि डेटाबेस लैंग्वेजेस, जैसे अभी तक हम तो केवल ये पढ़ते आ रहे हैं कि ये होगा ये होगा ये होगा। अब जैसे इसी एग्जांपल को हम देखें सही से, यहाँ पे आके जो स्कीमा डायग्राम है, जैसे अब हम बोल रहे हैं कि ये इंटरनल स्कीमा होना चाहिए, तो इंटरनल स्कीमा आखिर किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से होगा। उसी तरीके से अगर हमें कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को इंप्लीमेंट करना है तो इसके लिए भी लैंग्वेज चाहिए, अगर एक्सटर्नल स्कीमा को हमें इंप्लीमेंट करना है तो इसके लिए भी लैंग्वेज चाहिए। तो क्या लैंग्वेजेस हैं, किस टाइप से हैं, ये सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जब भी होगा। तो इस लेक्चर को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं।